Hello guys, good morning. Welcome to the Vedanta Education. This is class 12 science chemistry coordination compounds. We were having the coordination compounds chapter, and in the previous class we had talked about the VBT in the bonding in coordination compounds, that how and what kind of the bonding is occurring in the coordination compound. It has been explained by the VBT in the last class, valence bond theory. And today the second theory, this is CFT, crystal field theory. We are going to take CFT. Before this, if we talk about the some disadvantages of the VBT, because VBT is not up to the mark for all the questions, and which kind of the questions are been not explained by the VBT. In those questions, that we can say that the magnitude of the magnetic character, if we talk about that magnetism in the compounds have been explained by the VBT, that is paramagnetic or diamagnetic. But what is the magnitude of that magnetic property? How much magnetic property is there? That is their quantitative aspects are not been explained. Other than this, we can talk about VBT that it's not also not explaining the quantitative thermodynamic stability of the compounds. Other than this, it is also not explaining the color properties, that how color is been changing in the different kind of the compounds with the different kind of the ligands. And in the last, we can say that what is the strong and weak ligands differentiation is also not been explained by the VBT. VBT says that with this kind of the ligand, this kind of the property is being explained, but how and why the ligand which is VBT is using as a weak, why that is weak or why that is a strong, is not also been explained. So there are lots of disadvantages in the VBT, but now we are starting the CFT. It is a different kind of the theory. देखो VBT जो था, VBT के अंदर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये कहा था कि कंपाउंड में क्या है, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर है. क्या है? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर. ओके, इसका मतलब वो क्या है कि कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, VBT और CFT में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि VBT ये मानता है कि कंपाउंड कैसा है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंट, एंड दैट काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ LP, देन दैट इज कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट कंपाउंड. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू VBT कंपाउंड इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड. ठीक है, और वो कहता है कि भैया शेयरिंग करेगा और सच एंड सम काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज बीन अराइज्ड एंड सम ज्योमेट्री इज अराइज्ड. ओके, यहाँ तक की बात की थी. अब CFT की बात ही करते हैं कि CFT ये कहता है कि भैया ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज ए आयोनिक कंपाउंड. ये कैसा है? एक आयोनिक कंपाउंड है. और जब आयोनिक कंपाउंड है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात पूछता है, देन यू हैव टू गो फॉर द VBT. तब आपको VBT में जाना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. बट इन द CFT व्हाट इट सेज दैट कंपाउंड्स आर आयोनिक हियर. वो क्या है? आयोनिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ये कहता है कि इफ ए चार्ज इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स देयर अपोजिट चार्ज, अगर एक चार्ज दूसरे अपोजिट चार्ज के पास जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है और एक आयोनिक कंपाउंड का जनरेशन होता है. दिस इज द थ्योरी व्हिच इज बीन इन द CFT. CFT कहता है ये बात है. समझ में आ रही है बात? देखो, अकॉर्डिंग टू CFT, according to CFT, the coordination compounds are based on इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल. किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, एंड आर आयोनिक कंपाउंड्स. बात समझ में आ रही है?
तो CFT ये कहता है कि भैया आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे काम कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब क्या है कि वो कहता है कि कंपाउंड एक आयोनिक कंपाउंड है। चलो बात मान लेते हैं कि भैया आयोनिक कंपाउंड है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बात इतनी ठीक है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव आयोन्स चाहिए एंड अट्रैक्शन बिटवीन दोज आयोन्स इज फॉर्मिंग द आयोनिक कंपाउंड। तो फिर इसमें कैसे होगा? तो इसमें देखो फिर ये कहता है कि हियर लिगेंड इज पॉइंट चार्ज। ये क्या है? पॉइंट चार्ज है अगर नेगेटिव वाला लिगेंड है। तो ध्यान देना रे बच्चों, ठीक है ना। अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसको क्या कहा इसने कि वो एक पॉइंट चार्ज है। और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। ध्यान देना, इसने क्या कहा कि भैया जो आपके लिगेंड है वो एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? एक पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज जनरेट होना। तो वो क्या है? पॉइंट चार्ज है। अगर आप कहते हो नेगेटिव लिगेंड तो पॉइंट चार्ज है लिगेंड, और अगर वो लिगेंड न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है उस पे। इसका मतलब उसको क्या कह दिया कि डाइपोल है। उसके अंदर पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव ऑन दी वन पोल एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन दी सेकंड पोल। इस टाइप से वो रहता है, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर के एक चार्ज पार्टिकल हो गया लिगेंड। और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसको कैटायन बोल देते हैं, इसलिए उसके दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन विल बी देयर। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास में लिगेंड है, हियर लिगेंड इज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ नेगेटिव और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड which attracts towards the central metal atom or ion to form इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है बच्चों, ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक अट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। अब देखो फिर ये क्या कहता है कि जो अब ठीक है लिगेंड आपका पॉइंट चार्ज हो गया या डाइपोल हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया, इससे वो अट्रैक्ट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इस दौरान या लिगेंड के आने से पहले और बाद में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर भी कुछ हरकत होती है। वो क्या होती है देखना जरा। इन सेंट्रल मेटल एटम, या वो आयन भी हो सकता है, देयर आर d orbitals which are all in same energy। ध्यान देना, d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं बच्चों? आप जानते होंगे d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। 5 d ऑर्बिटल्स आर देयर। ठीक है, dxy, dyz, dxz। ठीक है, dxy, dyz और dxz। देखो यहां पे आ जाएगा आपका dz², ये हो जाएगा आपका dxz और ये है dx² माइनस y²। तो ये सभी क्या है? दीज आर 5d ऑर्बिटल्स। आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है? मेनली 99% कौन बनाता है? आपके ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक के मेटल्स बनाते हैं। सो आप ये देखिए कि उसके जो d ऑर्बिटल हैं वो कौन कौन से हैं? दीज 5 आर द d ऑर्बिटल्स इन द कंपाउंड। और वो जो है वो क्या होते हैं? सेम इन एनर्जी। और जब भी d ऑर्बिटल सेम इन एनर्जी होते हैं देन आर नोन एज डीजेनरेटेड फॉर्म। ऑल आर इन
same energy, so known as degenerated orbitals। ध्यान देना, समझ में आती है क्या बात कि भैया हमने शुरुआत की कि भैया लिगेंड तो कैसा है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, उसको रहने दो, पॉइंट चार्ज है तो, और वो पॉइंट चार्ज है, इस वजह से वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम जो आयन है आपके पास में उससे वो अट्रैक्ट करता है, ठीक बात है, वो अट्रैक्ट करता है और क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स शो करता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की अगर अपन बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन द सेंट्रल मेटल एटम, और उन पांचों डी ऑर्बिटल्स को आप देखोगे तो उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। आप ये ना कहें भाई सेम होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी के सेम होने से उन ऑर्बिटल्स को, डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो लिगेंड के आने से पहले जाने के बाद, गाना है ना एक, तेरे आने से पहले, है गाना, नहीं गाना है, तो लिगेंड आया उससे पहले क्या हाल है ये, तो सेंट्रल एटम के यह डीजेनरेटेड 5 डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होता है, लिगेंड आया, सेंट्रल एटम के पास में लिगेंड आया फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इन दैट केस व्हाट हैपन्स, क्या होता है उस केस में, क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स का डीजेनरेटेड फॉर्म है, मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, देयर एनर्जी लिफ्ट्स अप, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, और बढ़ करके 2 पार्ट्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्यों हुई बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, उनमें रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, इस रिपल्सन से डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो है उनकी डीजेनरेसी हो जाएगी, डीजेनरेसी इज लॉस्ट, और उनमें क्या हो जाएगा, ए चेंज और ए डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज बीन देयर, 2 पार्ट्स में वो क्या होंगे, टूट जाएंगे, दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग, और जितनी एनर्जी का डिफरेंस उनके बीच में रहेगा, 2 पार्ट्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। देखिए मैं यहां लिखता हूं, ऑन ligand, या मैं लिखूं when ligand comes closer to central atom, then the degenerated d orbitals will be separated in 2 energy sets, ठीक है। this is known as splitting of d orbitals, ठीक है। आपको पूछे कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्या है बच्चों, तो लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम के पास आने पर जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं उनका 2 एनर्जी लेवल्स में, 2 एनर्जी के सेट्स में टूट जाना ही क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज सो बिकॉज क्यों हुआ ऐसा, there is repulsion force between electron of ligand and सेंट्रल एटम के और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और इसी रिपल्सन की वजह से यहां पे जो डीजेनरेसी थी वो खत्म हो गई है, फिनिश्ड। गेटिंग द पॉइंट, ठीक। आगे बढ़े, देखो
इतना समझ में आ गया कि हाँ जो डिजेनरेसी थी उसको हमने खत्म कर दिया, लिगेंड के आने से ऐसा हुआ, ये है वो है। अब आगे देखिए, जो इसी के अंदर हम थोड़ी सी और बात बोलेंगे कि जो वो स्प्लिटिंग, अच्छा आगे मैं बोलता हूं, देखो कैसे आपके पास ये थे डिजेनरेटेड 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, एंड यू सी ये क्या है, डिजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स, नाम क्या क्या है इनके, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इनकी एनर्जी क्या हो रही है, लिफ्टिंग अप, इनकी एनर्जी क्या हो गई, लिफ्ट हो गई है, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी, लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी while ligand comes closer, लिगेंड क्या कर रहा है, पास में आ रहा है, तब उनकी एनर्जी लिफ्ट कर रही है, और दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है बच्चों, दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है। यहां पे एक सेट तो ये है और दूसरा सेट ये है, ये है सेट 1 जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं T2G। आपको सेट 1 नहीं बोलना है, T2G बोलना है। दिस इज सेट सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ईजी सेट कहते हैं। जो 5 आपके पास ऑर्बिटल हैं उनके 2 ग्रुप बन गए, एक हो गया आपके पास T2G ग्रुप और दूसरा हो गया आपके पास EG ग्रुप। जो T2G है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स आने वाले हैं और जो EG है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स आने वाले हैं। हियर आई एम राइटिंग दैट EG के अंदर dx स्क्वायर कौन सा आएगा, एक तो आएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो ये आ गया, और दूसरा कौन आता है, dz स्क्वायर आता है। और इसमें कौन से आएंगे 3, एक तो dxy, dyz और dxz। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में टूट गया है, 2 एनर्जी सेट्स में टूट गया है, जिसके अंदर एक EG कहलाता है और दूसरा T2G कहलाता है। क्या कहलाता है, एक EG है और दूसरा T2G है, ठीक है। T2G में कौन कौन से आते हैं बताइए, कौन कौन से आते हैं, dx dy और dxy, dxz और dyz, ये तीनों आ गए T2G के अंदर। और EG में कौन आता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है, dz स्क्वायर। तो इन पांचों में से 2 एनर्जी सेट्स में टूट गए। इसके टूटने को ही क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स और डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है ना बच्चों, ये the difference of energy is known as splitting energy। इसको हमने क्या कहा है, स्प्लिटिंग की एनर्जी कहा है। बोलो समझ में आता है क्या। अब इसके बाद में क्या होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, लिगेंड के जो लॉन पेयर्स हैं वो इन दोनों के अंदर फिल होते हैं एंड सच एक्टिविटी आगे होती है। लेकिन उसको फिल करने से पहले अभी बहुत सारी रामायण बाकी है बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्या बाकी है। अब हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है कि भैया ठीक है, स्प्लिटिंग तो हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, EG और T2G 2 सेट्स भी बन गए एनर्जी के, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहला रहा है। इतनी बात मेरे को समझ में बैठ गई है। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है बच्चों। क्या क्वेश्चन उठ रहा है, मेरे में नहीं उठ रहा है, वो मेरे आपके दिमाग का क्वेश्चन है, मेरे थ्रू मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या उठना चाहिए क्वेश्चन कि सर इन दोनों के बीच में ठीक है एनर्जी का गैप इतना हो गया, लेकिन व्हाई शुड द एनर्जी ऑफ EG इज हियर हायर एंड T2G लोअर, ऐसा क्यों हुआ, है ना। लॉजिकल बात है ना कि भैया जो EG की एनर्जी है, अभी अपन ने EG को ऊपर की तरफ लिखा है, मतलब EG की एनर्जी बढ़ गई है इस वाले से। यहां तो सबकी बराबर थी, EG की बढ़ गई है और T2G की डिक्रीज हो गई है। देखो ये समझ में आ रही है कि आपको बात,
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देखो भैया Eg की बढ़ी और T2g की घटी, तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, या मर्जी से T2g को ऊपर कर दो या Eg को ऊपर कर दो, ऐसा करना है क्या? नो, ऐसा नहीं करना है। तो एनर्जी किसकी बढ़नी है किसकी घटनी है, यह डिपेंड करता है जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। किस पे डिपेंड करता है? उस क्रिस्टल की जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। देखो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को क्रिस्टल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आयोनिक है और आयोनिक हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर कि यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद किसकी एनर्जी बढ़नी है और किसकी घटनी है, Eg की बढ़नी है या T2g की बढ़नी है, वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कौन? जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। देखिए द जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड will decide the energy set Eg or T2g which will have increased एनर्जी। भैया किसकी एनर्जी बढ़ेगी और किसकी घटेगी, ये कौन बताएगा, ये कौन तय करेगा? जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। और बच्चों ध्यान देना, आप लोगों को हमारे जो बोर्ड का सिलेबस है, CBSE 12th साइंस बोर्ड सिलेबस या RBSE स्टेट बोर्ड की बात करें, सभी के अंदर आपके पास दो ही टाइप की जियोमेट्री में CFT की बात हो रही है। वो कौन कौन से है? एक तो है ऑक्टाहेड्रल की जियोमेट्री है और दूसरी टेट्राहेड्रल की जियोमेट्री है। इन दो में ही बात हो रही है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्या कि भैया अगर ऑक्टाहेड्रल है तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी, Eg और T2g में से, और टेट्राहेड्रल है तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये डिसीजन कौन देगा? हमें देगी वो जियोमेट्री। तो अब हम बात करते हैं कि स्प्लिटिंग के बाद एनर्जी किसकी बढ़ती है। ठीक है, जरा देखते जाइए बच्चों ध्यान से। तो अब मैं क्या कहता हूं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री की बात कर लो। क्यों बच्चों, ध्यान देना। आई एम टॉकिंग हियर दैट स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। बोलो बात समझ में आती है क्या? एंड आई होप कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आपके दिमाग में आ गई है। क्या है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री? एग्जाम्पल क्या है, मैं सिंबलाइज कर रहा हूं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है कितने? 6 + -x। इसकी जियोमेट्री कैसी हो जाएगी? ये सेंट्रल मेटल एटम है और इस पे क्या हो जाएंगे? दीज 6 लिगेंड्स आर बीन अटैच्ड लाइक दिस। और यही क्या है बच्चों? आपकी क्या है? ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। देखो, अरे बात समझ में आती है या नहीं आती है? लिगेंड 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 एंड लिगेंड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें हमें देखना है कि भैया स्प्लिटिंग कैसी होने वाली है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर की स्प्लिटिंग कैसे होने वाली है। आर यू रेडी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बहुत लॉजिकल बात अपन बोलेंगे, तो आप देखते रहिए कि भैया क्या है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के अंदर स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। होगा सब कुछ वैसा ही, आपके डीजेनरेटेड है, लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी होगी एंड स्प्लिटिंग होगी। बस हमें वहां पे जाकर के समझना है कि जो एनर्जी स्प्लिट कर रही है उसमें बढ़ेगी Eg की या T2g की, वो हमें ऑक्टाहेड्रल बताएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कि भैया जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है उसके अंदर क्या होने वाला है, तो देखो वही चीज है कि लिगेंड हमारे पास में क्या है? पॉइंट चार्ज। इट कम्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम एंड एनर्जी ऑफ द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिटेड। ठीक है, ligand is a point charge and on repulsion the
degenerated d orbitals will be splitted। ठीक है, देखो कैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, ये तो क्या हो गया आपके डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। नाम लिखूं, लिख देता हूं, आपकी इच्छा है। dxy dxz dyz है ना, और एक क्या था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक क्या था dz स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या क्या शो करूंगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी शो करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक राइज और लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी शो करूंगा। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी शो करता हूं, चलिए दिस इज लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी लिफ्टिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। और देखो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर गई। दिस इज नोन एज, ये एक एवरेज वो है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, एनर्जी का एक एवरेज है। ठीक है, ये है स्प्लिटेड पार्ट, स्प्लिटिंग। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, लिगेंड आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम के पास, और उसके जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे, एनर्जी लिफ्ट होने के बाद दो पार्ट्स में टूट गई, एक की बढ़ गई और एक की डिक्रीज हो गई। यहां ध्यान देना बच्चों कि यहां पर अगर ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है तो जो दो सेट थे एनर्जी के T2G और EG, उसमें से EG की एनर्जी क्या करेगी, विल बी राइज्ड अप। किसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, EG की एनर्जी इंक्रीज करेगी, EG। ठीक है, और इसमें EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स। कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जो बचे हुए हैं कौन कौन से, dxy dxz और dyz, ये कौन है, T2G। इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो गैप है एनर्जी का, दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा नोट, या बोल देते हैं 10dq। इस स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या बोल देते हैं, डेल्टा नॉट या 10dq बोल देते हैं। ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना, बहुत ही काम की कहानी है बच्चों। ठीक है, बहुत ही काम की कहानी है। कैसे है और क्या है वो आप देखेंगे। देखो समझ में आया, तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो क्या है, एनर्जी की स्प्लिटिंग एनर्जी है, डेल्टा नॉट या 10dq इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, टोटल वैल्यू है। अच्छा, टोटल वैल्यू, या आप इस टोटल वैल्यू को इसमें से डिवाइड करोगे तो जो इनकी वैल्यू है वो तो कितनी होती है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है ना वो होती है 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक है ना, मतलब टोटल का 2/5 पार्ट तो किसकी होती है, इसकी डिक्रीज होती है, और इसकी इंक्रीज कितनी हो जाएगी, ये इंक्रीज कितनी है, 3/5 डेल्टा नॉट। ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 3 में 5 का भाग दोगे, 3/5 डेल्टा नॉट आप अगर करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, 0.6 डेल्टा नॉट भी हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, 60%, मतलब टोटल एनर्जी में से 60% तो इसका राइज हो गया। गेटिंग द पॉइंट। इसमें 2/5 डेल्टा नॉट का मतलब मैं क्या लिख दूं, देखो 0.4 ऑफ डेल्टा नॉट लिख दूं, और वही क्या हो गई, 40% एनर्जी हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, दिस इज द वे ऑफ स्प्लिटिंग। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने रटी रटाई बात बता दी कि ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर EG सेट है, इसकी बढ़ा दो और इस सेट की कम कर दो। ठीक है, ये तो याद रखने की तो बात है ही है, लेकिन इसके पीछे अपन लॉजिक को पकड़ते हैं, भैया क्यों है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं,
लॉजिक लिख रहा हूं मैं यहां, द ऑर्बिटल्स थोड़ा सा चेंज करने दो, लिगेंड्स। अब देखो मुझे ये बताओ बच्चों कि यहां पे जो लिगेंड्स हैं, देखो लिगेंड्स इन octahedral are at 90 degree to each other। आपस में क्या है, वो 90 डिग्री पे है। क्या ये देखो आपके पास जियोमेट्री है, कैसे है, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 है ना। अब देख लो आप इन दोनों के बीच में क्या एंगल रह गया, 90 का, इनके बीच में 90 का। तो जो प्लेन पे 4 है इनमें भी 90, पांचवा कहाँ है, ये रहा, ये वाला ऊपर वाला ये रहा। देखो अब ये 90 है कि नहीं है इस प्लेन वाले के और इसके साथ, और छठा कहाँ है लिगेंड, ये रहा। तो इसके और इसके साथ में भी क्या है, 90 डिग्री। तो जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें सबके बीच में क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। अब देखो, so the d orbital which are in direction of, किसके डायरेक्शन में है, 90 डिग्री पे आने वाले लिगेंड्स के डायरेक्शन में है। ध्यान देना, जो क्या है 90 डिग्री के, so the d orbitals which are directed on the axis where ligands are coming, then they feel more repulsion। ठीक है, उनको क्या फील होगा, ज्यादा रिपल्सन फील होगा, एंड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, और एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कौन, एग्जाम्पल कौन है वो, ईजी सेट। कौन है, dx² - y² और dz²। ठीक है क्या, ये तो बात समझ में आ गई। और दूसरा वाला कौन है, जो एंड द लिगेंड्स एंड द d orbital which are in between the direction of ligand will feel less repulsion and energy डिक्रीज्ड। कौन है, ईजी सेट। कौन है, XY YZ XZ। बोलो बात समझ में आती है क्या? ठीक है, देखो जरा, हमने कहा था कि भैया ऑक्टाहेड्रल अगर है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल अगर है तो क्या होगा, तो क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी के 2 सेट हैं उनमें से ईजी जो सेट है वो सेट की एनर्जी इंक्रीज हो गई और T2G की डिक्रीज हो गई है। तो ईजी की इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हो रहा है, जो आपके लिगेंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सभी 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। और अगर 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं तो जो भी
कौन? जो भी d ऑर्बिटल उनके डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सिस के ऊपर है, वो जो d ऑर्बिटल है उन पे रिपल्सन ज्यादा लगे। अरे भैया अगर मान लो कोई ट्रेन की पटरी के बीचों बीच आ गया तो उसको तो टक्कर जबरदस्त लगेगी ना, बहुत ज्यादा दूर तक जाकर के गिरेगा, और जो साइड में खड़ा है जरा सी हवा लगी है, जरा सा टच हो गया तो साइड में ही गिरेगा, पास में गिरेगा। तो जो d ऑर्बिटल्स का ईजी सेट है वो कहां होता है? एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। और एक्सिस के ऊपर ही कौन आ रहे हैं? यहाँ पे लिगेंड आ रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, तो लिगेंड एक्सिस पे आ रहे हैं और उसी डायरेक्शन में ईजी सेट होता है, इसलिए इस पे रिपल्सन सबसे ज्यादा, इसीलिए इसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जो आपके पास जो बचा हुआ सेट है T2G सेट, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कहां है? ये इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के जो डायरेक्शन है जहां से लिगेंड आ रहे हैं उसके बीच में है, तो रिपल्सन क्या हो रहा है? कम लग रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या? मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखो मैं आपको एक्सिस बताता हूं कि कहां पे d ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं। ये बोल रहा है ना बार बार कि भैया लिगेंड के डायरेक्शन में आ गया तो ये होगा, और लिगेंड के डायरेक्शन में जो आ गया उस पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, ईजी आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल है तो कौन आएगा? ईजी उसके डायरेक्शन में आ रहा है, लिगेंड के में रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। देखो शेप एंड एक्सिस ऑफ d ऑर्बिटल। देखो मैं टेट्राहेड्रल का भी आपको इसी में समझाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। ऑक्टाहेड्रल ये वाली शेप दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये सब टेट्राहेड्रल का दोबारा बनाऊंगा। देखो देयर आर 5 d ऑर्बिटल विथ डिफरेंट शेप। चलो बात करते हैं कौन कौन सी शेप है। देखना, ध्यान देना बात पे। पहला क्या है? dxy। dxy देखो ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। बच्चों ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि d ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है 11th क्लास में। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, है ना। तो देखो ये क्या है? dxy। x और y क्या है? एक्सिस है आपके पास में, और dxy क्या कर रहा है? देखो एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो dxz। अब एक्सिस कौन से हो गए? x और z। ये x है, ये z है, तो xz भी क्या होगा? एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, नॉट ऑन द एक्सिस। और तीसरा कौन सा है? dyz। इसमें कौन सी एक्सिस हो जाएंगी? दो, एक y हो जाएगी और एक z हो जाएगी, ठीक है। ये लीजिए, these two axes are there, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? T2G सेट है एनर्जी का। और ये देखिए आप कि यहां पर dxy ऑर्बिटल भी एक्सिस के बीच में है, xz भी बीच में है और yz भी बीच में है। और लिगेंड कहां से आ रहा है? इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल में सारे लिगेंड्स 90 डिग्री के एक्सिस पे आते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एक्सिस कौन सा है? एक्स वाई के ऊपर होता तो लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्स वाई एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन ये dxy ऑर्बिटल कहां बैठा है? इनके बीच में बैठा है, ये सामने नहीं आ रहा है। तो देखो T2G के तीनों ऑर्बिटल्स क्या हैं? बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो यहां पे क्या होगा? लिगेंड का रिपल्सन कम होगा और इस सेट की एनर्जी कम हो जाती है। हियर आई हैव रिटन दिस, ठीक है। देखो all orbitals are in between the direction of axis। एक्सिस के डायरेक्शन के बीच में है सारे। और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से आता है? एक्सिस के डायरेक्शन में से आता है। तो जो एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा उसको ज्यादा बचीड़ लगेगी और वो दूर जाकर के गिरेगा। लेकिन ये तो कहां है? एक्सिस के डायरेक्शन के बीच में है, इसका मतलब इन पे रिपल्सन कम लगेगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। देखो कम हो गई है T2G की। चलिए अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं हम EG की। EG सेट में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो EG के अंदर एक तो क्या होता है?
dx² माइनस y² ऑर्बिटल होता है ना। देखो इसमें वही हमने किस किस एक्सिस की बात की हुई है, x एक्सिस और y एक्सिस की बात की है। देखो dx² माइनस y² जो आपके पास ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है जानते हैं क्या आप? उसकी शेप जो है उसमें y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के ऊपर वो ऑर्बिटल आ जाता है। समझ में आ रही है क्या आप लोगों को बात? कहाँ आ रहा है? ऑन दी x एंड y एक्सिस दोनों के ऊपर आ रहा है। और जो दूसरा बच्चा वो कौन है हमारे पास? dz²। उसका हाल कैसा होता है बच्चों? देखो जरा, इसमें x और z एक्सिस ले ली मैंने, तो dz² में क्या होगा? इट इज ऑन द z एक्सिस। और y एक्सिस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज सर्कल। ठीक है, ये क्या है? सर्कल ऑफ नेगेटिव चार्ज। हालांकि इसका हमारे अभी डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन है कि ईजी सेट में जो dx² माइनस y² है वो भी एक्सिस के ऊपर आ रहा है बिल्कुल, और dz² है वो भी एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और भैया ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आते हैं? एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सिस के ऊपर से आते हैं 90 डिग्री होने की वजह से। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको समझ में आए। तो जो जो एक्सिस पे d ऑर्बिटल आएगा उसमें बच्ची तेज लगेगी। देखो ये तो एक्सिस के बीच में है, कौन? T2g सेट, EG सेट एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं दोनों, तो इन पे टक्कर ज्यादा लगेगी, एनर्जी स्प्लिटिंग में बढ़ जाएगी। EG की एनर्जी देखो बढ़ गई है, और ये क्या है? एक्सिस के बीच में है, तो इन पे टक्कर कम लगेगी, तो इनकी एनर्जी घट जाएगी, घट गई है। और ये जो कहानी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये EG के लिए, ये T2g के लिए। बात समझ में आई क्या? और यही चीज आप किसके लिए देखेंगे? टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे। ये ध्यान रखना, एक्सिस के ऊपर कौन आता है? EG सेट आता है, dx² माइनस y² और dz²। एक्सिस के बीच में कौन आता है? dxy, dxz और dyz आते हैं। समझ में आई क्या बात? अब यही चीज हम टेट्राहेड्रल में देखेंगे, उसमें स्प्लिटिंग देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अब ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बात करेंगे। CFT की ही आगे बात करते हैं, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल की हमें समझ में आ गई है, टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, चले बच्चों। तो देखो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों ने देखा इसको गौर से, नोट कीजिए, इसके नोट्स बनाइए पॉज करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।